हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। पिछले एक हफ्ते से कोई क्लास नहीं हुई है तो बहुत सारा डिस्टरबेंस था, तो उन सब को समाप्त करके एक बार फिर से आपके साथ। अब देखिए, यूपी ट्रिपल एससी अगर एग्ज़ाम की बात करें तो पेट के एग्ज़ाम के बाद कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो जितने भी दिन बचे हुए हैं उन सब दिनों में सिलेक्टेड कंटेंट और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो मैं आपको सारे टॉपिक बता देता हूँ कि इन सारे टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं और उसका ब्रीफ कर देता हूँ कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। ठीक है, फाइनल रिवीजन कह लीजिए या फाइनल टच कह लीजिए पूरे सिलेबस का। और देखिए, पेट के एग्ज़ाम के विषय में अगर हम बात करें तो मैथ्स में आपका 25 नंबर का कंटेंट है, जिसमें से दो पार्ट में। देखिए, एक पार्ट तो ये वाला है आपका पूर्ण संख्या, भिन्न, प्रतिशत, साधारण, अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात और औसत। ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपके 5-7 टॉपिक, ये सिर्फ 5 नंबर के हैं। तो इसमें हमें सिर्फ उतना ही कंटेंट देखना है जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चंस भी। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ पे जो 10-10 नंबर के 2 टॉपिक हैं, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे आसान होते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे। अगर इन दोनों के आप 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लीजिए, 50 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 20 नंबर आपसे कोई एग्ज़ाम में गलत होने वाले, क्योंकि ये आपको बस एनालिसिस बेस पे रहता है कि आपने कितना कुछ मैथ को समझा है, सीखा है, तो और आपकी जनरल एनालिसिस क्या कहती है। ठीक है, ग्राफ में क्या कह रहे हैं, 2 ग्राफ पेपर आएंगे, प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर का ये रहेगा। 2 तालिका आएंगे, तालिका में भी प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर। तो कुल मिला के टोटल मैथ्स हमारे पास कितने नंबर की आनी है, 25 नंबर की मैथ्स आनी है। और एग्ज़ाम की डेट अभी है, आपको पता है कि 19 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग तब तक पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर करेंगे। और जो भी क्लासें मिस हो जाती थी अब वो क्लास मिस नहीं होंगी, रेगुलर क्लासें हम लोग यहाँ पे करेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता पेट का। और जीडी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके बाद हम लोग जीडी के भी कुछ क्लासेज जो भी इंपॉर्टेंट और लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या का टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि पूर्ण संख्या में क्या क्या पूछा जाएगा, आखिर ये पूर्ण संख्या से रिलेटेड कौन कौन से और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं आज की क्लास में, पहली क्लास में अपनी पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो बेसिक डेफिनेशन यही आप कहेंगे, पूर्ण संख्या 0 को मिलाकर सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर हम पूर्ण संख्या को पता करें कि पूर्ण संख्या आई कहाँ से, तो एक बार हम लोग नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन में बात करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जानते हैं कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, संख्याओं के वर्गीकरण की, एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। संख्याओं के वर्गीकरण की अगर बात करेंगे तो वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग करना। तो आप कैसी संख्या को अलग अलग करेंगे, सम्मिश्र संख्या को। सम्मिश्र संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, या इसमें सभी प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अब अगर सम्मिश्र संख्या की बात करेंगे तो सम्मिश्र संख्या के 2 भाग होंगे, कौन कौन से, रियल और इमेजिनरी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब ये काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें रूट के अंदर माइनस लगा होता है, रूट के अंदर माइनस, जैसे मान लो माइनस का रूट 2 लिखा है, माइनस का रूट 7 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हो जिस नंबर के साथ आयोटा आ जाए तो उसे भी हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब जहाँ पर आई का मान क्या होता है, अंडर रूट के अंदर -1। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक बात थी। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करेंगे तो वास्तविक संख्या को भी 2 हिस्सों में तोड़ते हैं हम लोग, है ना, दशमलव, डेसिमल और इंटीजर, दशमलव संख्याएं, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अगर हम दशमलव की बात करेंगे तो दशमलव को भी हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं। पहला कौन सा होता है, शांत दशमलव, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास, अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव का मतलब है जो भाग देने पे पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। और अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है, जो भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पूर्णांक संख्या, हाँ, और शांत दशमलव वाली ही संख्याओं को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्याएं। शांत दशमलव वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। अशांत दशमलव वाली ही संख्याओं को क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपको पता है कि शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्याएं। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्याएं। तो जो प्लस वाली संख्याएं रहती हैं, इन्हीं संख्याओं को हम क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संख्या कह देते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संख्या। अगर हम जीरो और प्राकृतिक संख्या को मिला दें, जीरो और प्राकृतिक संख्या को मिला दें, तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं? इसी संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं समस्त प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं ना। समस्त प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि जीरो और प्राकृतिक संख्या को मिलाएंगे तभी पूर्ण संख्या मिलती है। ठीक है। जिसका मतलब समस्त प्राकृतिक संख्या, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक, एक बात ये होगी। अगर हम प्राकृतिक संख्या के भी विषय में बात करें तो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या हो जाता है? सबसे पहले तो सम संख्याएं आती हैं, उसके बाद फिर क्या आता है? विषम संख्याएं आती हैं, फिर उसके बाद कौन सी संख्या आती? भाज्य संख्याएं आती हैं, फिर उसके बाद कौन सी संख्या आती? अभाज्य संख्याएं। तो कुल मिला के प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जब ये सब आता है, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत भी हमें इन संख्याओं को जानना होगा कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं और भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती। ठीक है। तो ये था संख्याओं का वर्गीकरण, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या कंटेंट हमें तैयार करना और किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड मैटर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखिए, अगर पूर्ण संख्या के अंतर्गत हम पहली चीज़ हमसे क्या पूछी जा सकती है कि सम संख्या रिलेटेड या विषम संख्या या भाज्य संख्या या भाज्य संख्या। ठीक है। इनके विषय में हमें बेसिक जानकारियाँ लेना है और किस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या से रिलेटेड और कुछ नहीं दिया गया आपके सिलेबस में, सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ पूर्ण संख्या ना। और पूर्ण संख्या से रिलेटेड आपके पास क्या पूछा जा सकता है? आरोही और अवरोही क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरी बात, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या क्या होती है। चौथी बात, हम लोगों को देखना है कि इकाई का अंक निकालना है। पांचवी बात, अगर पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमसे पूछी जा सकती है तो स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है। स्थानीय मान और जातीय मान पूछा जा सकता है। और योग से संबंधित क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है आपका योग से संबंधित प्रश्न। योग में कौन कौन से हो जाएंगे? प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है। उसके बाद अगला आपसे पूछा जाएगा विभाजिता के नियम भी इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें शेषफल पर आधारित प्रश्न ना। शेषफल रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वही पूर्ण संख्या पर ही होते हैं। अगला टॉपिक है भाजक भागफल पर आधारित प्रश्न ना। भाजक भागफल पर आधारित गुना वाले प्रश्न या भाजक भागफल पर आधारित शेषफल वाले प्रश्न, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। एक और इसमें आपको पूर्ण संख्या में कुछ जगह और दिया गया, एपी और एचपी के क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आप जरूर देख लेना। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे और सारे फॉर्मूले मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं आज की इस क्लास में हम लोग पहले पढ़ते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य ना। ये चारों बातें सीख लेते हैं। उसके बाद फिर आरोही और अवरोही, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, परवर्ती संख्या, मैक्सिमम कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं। बस आप लोग अब रिवीजन के लिए तैयार रहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिवाइज करा दी जाएंगी। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक, देखिए बहुत ही बेसिक है। अगर हम सम संख्या की बात करेंगे तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये इस प्रकार की समस्त संख्याएं क्या हो जाएंगी? सम संख्या। ठीक है। दूसरा, अगर विषम संख्या की बात करेंगे, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है ना, 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं?
विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगर हम सम संख्या का साधारण रूप और विषम संख्या का साधारण रूप की बात करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हम सम संख्या का साधारण रूप, ये नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे, सम संख्या का साधारण रूप। ठीक है, सम संख्या का साधारण रूप क्या होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2k, है ना, जहाँ पर k क्या होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या, है ना, k क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर आप k का कुछ भी मान रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो हमेशा ही सम संख्या आपको मिलेगी। इसलिए सम संख्या का साधारण रूप क्या हो जाएगा, 2k। और जहाँ पर k कैसा होना चाहिए, जहाँ k आपका होना चाहिए प्राकृतिक संख्या। ठीक है, दूसरा, अगर हम विषम संख्या का साधारण रूप पता करें तो क्या होगा। अब देखिए विषम संख्या का साधारण रूप, विषम संख्या का साधारण रूप। ठीक, अब विषम संख्या का साधारण रूप क्या होगा, वैसे तो आप एक तो 2k + 1 भी हो सकता है या फिर 2k - 1, आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे 2k + 1 रखेंगे तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, या 2k - 1 रखेंगे तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग चेक करके देखते हैं। जहाँ पर k क्या होना चाहिए, k आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का मतलब वे संख्या हैं जिनकी गणना हम कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या, है ना। अब जैसे k का मान आप 1 रखेंगे तो k का मान यहाँ पर 1 रखो तो 2 × 1 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 3। अगर k का मान यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या होगा, 2 × 9 2 1 आ जाएगा ना। k का मान 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5। मतलब 2k + 1 वाली सीरीज में लेंगे तो 3 5 7 9 आएगा, और 2k - 1 वाली सीरीज में लेंगे तो 1 3 5 और 7 आएगा। तो आप दोनों में से क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जैसे कहा जाए कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, तो पहली प्राकृतिक संख्या ये हो जाएगी, दूसरी ये, दूसरी ये। ठीक है, तो वैसे आप जोड़ के करेंगे तो चाहे 2k + 1 वाला लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ये 2k - 1 लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे आइए हम लोग देखते हैं भाज्य और अभाज्य के विषय में क्या बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं अभाज्य संख्या। सबसे इम्पॉर्टेंट है अभाज्य संख्या, और इसमें कई तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे ना। अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। ठीक है, अगर हम अभाज्य संख्याओं की सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें कि सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है, हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो वे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। पहला गुणनखंड 1 होना चाहिए और दूसरा गुणनखंड वह स्वयं की संख्या। इसका मतलब अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। पहला गुणनखंड 1 होता है, दूसरा गुणनखंड वह स्वयं की संख्या होती है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड का मतलब है ना तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे ना 2 से कम गुणनखंड होंगे, मतलब एग्जैक्टली ओनली 2 डिवाइजर्स। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें 1 के विषय में, 1 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप कहेंगे 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड होता है 1, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 2 के विषय में बात करेंगे तो इसके गुणनखंड 1 होगा और 2 होगा, मतलब 2 अभाज्य संख्या है। अगर हम 3 के विषय में बात करेंगे तो 1 और 3 2 गुणनखंड होंगे, अभाज्य संख्या है। 4 के विषय में बात करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तब इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे ही हम और भी संख्याएं, 5 के 2 गुणनखंड होंगे, 7 के 2 गुणनखंड होंगे, 11 के 2 गुणनखंड होंगे, 13 के 2 गुणनखंड होंगे, 17, इस तरह की जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वे समस्त प्रकार की संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। पहली सम अभाज्य संख्या, पहली सम अभाज्य संख्या, इसमें भी क्या होगा 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, इसमें भी क्या होगा 2। ठीक है, तो इस तरह से ये 2-3 नोट पॉइंट आप ज़रूर
याद रखेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात हमें क्या जानना है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी होती ना। आप इसको याद कर लीजिए, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं में कुल कितनी होती है ना, कुल कितनी अभाज्य होती हैं, कुल कितनी अभाज्य होती हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 25। मतलब अगर 1 से 100 के बीच में हम अभाज्य संख्याओं की संख्या पता करेंगे तो वो संख्या कितनी है 25, ठीक है। अब देखिए 25 ये तो हो गया कि 1 से 100 के बीच में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 30 से 70 के बीच में कितनी होंगी, या पूछ लिया जाए 40 से 90 के बीच में कितनी होंगी, तो फिर आपके पास समस्या होगी, आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा और आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट हम लोगों को सीखना है और याद करना है। क्या शॉर्टकट है? अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड 44, 22, 32 और 23 और 21, ये हमारा शॉर्टकट है। 44, 22, 32, 23 और 21। आखिर ये है क्या, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए अगर हम 4 का बात करेंगे, इस 4 का मतलब क्या है, 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या। इस 4 की बात करेंगे 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या। इसका मतलब 20 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या। इसका मतलब 30 से 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्या। 40 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या। 50 से 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्या। 60 से 70 के बीच में 2 अभाज्य संख्या। 70 से 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या। 80 से 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्या और 90 से 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या ना। आइए हम लोग जोड़ते हैं। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, 2, 24, 1, 25। इसका मतलब 1 से लेकर के 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 25। ठीक, आपको ये पता चल गया। अब जैसे आपसे पूछा जा रहा था कि 30 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 30 से 70 के बीच में, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए और आंसर बताइए। 30 से 70 के बीच में, तो 30 से 70 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9। तो 30 से 70 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 9। दूसरा ऐसे पूछा जा रहा था 40 से 90 के बीच में कितनी होंगी, तो 40 से 90, तो 40 से 90 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12। कितनी अभाज्य संख्या 12। अगर आपको ये तरीका पता रहेगा तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट आप याद कर लेना अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड, ठीक है। ये हो गया। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। संख्या 20 से 40 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग। एक तरह का क्वेश्चन आपको और मिल सकता है, संख्या 20 से 40 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक, अब देखिए संख्या 20 से 40 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो 20 से 40 के बीच की अभाज्य संख्याएं 4 संख्याएं होती हैं, उन चारों संख्याओं का योग है ना। तो 20 से 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्या होती है, एक तो 23 होती है, दूसरी 29 होती है ना। फिर 30 से 40 के बीच में भी 2 अभाज्य संख्या होती है, कौन सी होती है, 31 होती है और 37। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और वही चीज़ वहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं से संबंधित ये 2 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं के प्रकार, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेंगे। 44, 22, 32, 23 और 21। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती, 2, है ना। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर, ठीक। अभाज्य संख्याओं के अगर प्रकार की हम बात करेंगे तो सबसे पहला तो होता को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, है ना। दूसरा होता कंपोजिट प्राइम नंबर, नहीं, पहला हो गया को प्राइम नंबर। दूसरा आपके पास होता है रिलेटिवली, दूसरा होता है आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। और तीसरा आपका होता है ट्विन प्राइम नंबर। दोनों के विषय में, तीनों के विषय में हम लोग बेसिक जान लेते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कौन सा, इसे हम हिंदी में कहते हैं कि सहअभाज्य संख्या है, इसे हम क्या कहते हैं कि अपेक्षित अभाज्य संख्या,
और इसे हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम द्विगुणक अभाज्य संख्या ना, या द्विज अभाज्य संख्या, इस तरह से नाम कुछ है इसका हिंदी में एग्जैक्टली, द्विगुणज संख्या या जुड़वा अभाज्य। ट्विन प्राइम का सीधा सा आप हिंदी में देख लीजिए, इसे हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य। ठीक है, रिलेटिवली का मतलब आपेक्षित अभाज्य संख्या, आपेक्षित अभाज्य संख्या, और को प्राइम का मतलब सह अभाज्य संख्या। अगर हम इन सब की डेफिनेशन की बात करें और बेसिक अंतर क्या है वो हम यहाँ पे बात करें आपसे, देखिए अगर हम को प्राइम नंबर की बात करेंगे तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिन दोनों का HCF कितना होना चाहिए, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग HCF 1। जैसे मान लेते हैं 2 और 3 लिखा ना, 2 और 3 हमारे पास इन दोनों का HCF कितना है, 1 है, तो ये को प्राइम नंबर है। जैसे 5 और 7 भी लिखेंगे तो को प्राइम नंबर है ना, 11 और 19 भी लिखेंगे तो भी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, हमें ये ध्यान देना होता, ठीक है। को प्राइम नंबर वही संख्याएं होती हैं जिसमें दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो और उन दोनों का HCF 1 हो ना। तो HCF तो 1, ठीक है, इसमें भी रहेगा, HCF 1 इसमें भी रहेगा और HCF 1 इसमें भी रहेगा, तो सब में तो HCF 1 ही रहेगा ना। लेकिन हमारे पास अंतर क्या है, को प्राइम नंबर में जैसे दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, आपेक्षित अभाज्य संख्या में जैसे हम लिख सकते हैं 8 और 11। अब देखिए 8 यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी 8 और 11 दोनों का HCF 1 है। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, आपेक्षित अभाज्य संख्या या रिलेटिवली प्राइम। जैसे आपके पास आ जाएगा 9 और 17 ना, या फिर कोई भी नंबर आ गया आपके पास 35, 25 और 31। इस तरह की जितनी भी संख्याएं, मतलब जिनमें से ज़रूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य हों, बस उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान में रखना। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इन दोनों का रिलेशन क्या है। अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन आप क्या लिखेंगे, एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम, है ना। मतलब एवरी को प्राइम इज ए रिलेटिवली प्राइम, है ना। मतलब समस्त सहअभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, आपेक्षित अभाज्य संख्याएं होती ना। एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम। यहाँ पे अंतर समझ लेंगे, सहअभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए और आपेक्षित अभाज्य संख्या में ज़रूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। 8 और 11 है तब भी हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का HCF दोनों कंडीशन में एक ही है। ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्या है ना। जुड़वा अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिन दोनों का अंतर 2 होता है, जैसे 11 और 13 हो गया, 5 और 7 हो गया, 17 और 19 हो गया। तो इस तरह की समस्त प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं, ट्विन प्राइम कहलाती हैं ना। एक और भी पूछा जाता है ट्रिपलेट प्राइम। तो ट्रिपलेट प्राइम की अगर हम बात करें तो ट्रिपलेट प्राइम सिर्फ 2 ही हैं। ट्रिपलेट प्राइम जैसे 2, 3, 5 है ना। ट्रिपलेट प्राइम मतलब ऐसी 3 संख्याएं जिनमें 2-2 का अंतर हो, और अगला आपके पास क्या है 3, 5 और 7। ये हमारे पास 2 ट्रिपलेट प्राइम हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे। पूछा जा सकता है ट्रिपलेट, है ना। मतलब ऐसी 3 संख्याएं जिनमें आपस में 2-2 का अंतर हो, ट्रिपलेट प्राइम। और ट्विन प्राइम में ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 2-2 का। तो ये आप समझ गए कि प्राइम नंबर्स के विषय में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है और किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक लास्ट बात आपसे बचती है कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं ना। तो भाज्य संख्या के विषय में वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, है ना। वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड, तो 1 का सिर्फ 1 ही गुणनखंड तो भाज्य संख्या नहीं। 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड, 1 और 2, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं। 3 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड, ये भी भाज्य संख्या नहीं। तो जब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो वो भाज्य संख्या मिलेगी। तो पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है तो आप क्या बताएंगे, 4, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्या से रिलेटेड हम लोगों ने आज की वीडियो में बेसिक चीज़ें सीख लिया कि इसका सिलेबस कितना है, क्या क्या पढ़ना है, और हम लोग आगे अब पढ़ते रहेंगे। तो आप सभी लोग ईमानदारी से रिवीजन करते रहिए
और पढ़ते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।